आज के इस वार्ता चर्चा परिचर्चा बातचीत में आपका स्वागत है और आनंद आपको दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। मुकेश पंडित जी ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश चंद मिश्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत स्वागत है। ये बेहद आनंद के क्षण हैं कि जब हम लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। कल लक्ष्मी जी ने एक बड़ा सुंदर सवाल पूछा था, उस पर चर्चा करेंगे। अगर वो आ जाएंगे तो उनके सामने करेंगे, अन्यथा हम लोग दूसरी चर्चाओं अभी 1-2 मिनट में शुरू करेंगे। और बहुत ही सुंदर चल रहा है। करीब 5 ग्रुप्स, प्रोफाइल और पेजेस पे ये चल रहा है और कुल मिलाकर के रोज़ लगातार संख्या बढ़ती जा रही है भाग लेने वालों की। पहले दिन 300 थी, दूसरे दिन 800 के करीब आई, फिर तीसरे दिन और बढ़ी और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये काफ़िला कभी इस देश में परिवर्तन की गंगोत्री बनेगा, क्योंकि हम भारत के लोगों की भलाई के लिए, खुशहाली के लिए, सौहार्द के लिए और स्वास्थ्य के लिए जितने पैरामीटर्स हो सकते हैं बेहतरी के, आनंद के लिए, तनाव मुक्ति के लिए और उनके पर सभी लोगों की बेहतरी के लिए हम लोगों की ये कोशिश है। और जो सबसे बड़ा सूत्र है, अमित पांडे जी ने ज्वाइन कर लिया है, उनका भी स्वागत है। तो जो सबसे बड़ा सूत्र है इसमें वह है हमारा संविधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारी संवेदनाएं, सबसे जुड़ाव, और हमें यह भी मानना होगा कि हमारा यह देश, प्यारा देश, हमारी प्यारी धरती माँ का एक हिस्सा है। तो हमें धरती माँ, प्रकृति, पर्यावरण सबका ध्यान रखना होगा, तभी हम पूरा देश खुशहाल हो सकेगा। और सबको अपनी आंखें खोल के रखना है, अपने अनुभवों पर विश्वास करना है। वही हमारी प्रस्थान बिंदु है, आधार है आगे बढ़ने का। राजेश तिवारी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष सिंह जी ने ज्वाइन कर लिया है, विवेक तिवारी जी ने ज्वाइन कर लिया है, शशि प्रकाश सिंह जी ने ज्वाइन कर लिया है। सब जो लोग वेव कर रहे हैं, मैं हो सकता है सबका उत्तर ना दे पाऊँ, लेकिन मेरी तरफ से सबको ही वेव समझिए। सबका स्वागत है, सबको नमस्कार है, सबको प्रणाम है और सबको शुभकामनाएं हैं। आज की चर्चा में हम लोग कल यहाँ पे हम लोग की चर्चा रुकी थी जियोक्रेसी के उस बिंदु पर कि बच्चों को मताधिकार होना चाहिए कि नहीं, बच्चों को वोटिंग राइट होना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा था कि मैं सुनाऊंगा तो एक कहानी। प्रभाकर मिश्र जी नमस्कार। आपने कहा है कि आवाज़ धीमी है, तो मैं माइक्रोफोन लगा करके बोलूँगा इस पर और आवाज़ बेहतर आएगी। थोड़ा टेक्निकल एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि प्रभाकर जी को आवाज़ कम आ रही है, तो प्रभाकर जी वाले इस पे
दिनेश चंद मिश्रा जी, आपने लिखा है बहुत अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार, वहाँ जुड़ाव आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं सुना पा रहा हूँ, नहीं तो फिर अकेले में तूती की आवाज़ रह जाती। और प्रभाकर जी, अब बताइए, कुछ आवाज़ बेहतर हुई? मैसेज में लिख करके बताइए। प्रभाकर जी भी आ गए हैं, तो उनका भी एक प्रश्न था कल। मैंने सोचा था जब प्रभाकर जी रहेंगे तभी चर्चा करेंगे। और लक्ष्मी जी का एक प्रश्न है। प्रभाकर जी कल उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी कल फिसल करके गिर गई और उनके पत्नी को कल चोट आ गई। ये पूरे हम लोगों की, ये जो आज सारे लोग हैं, सबकी शुभकामनाएं प्रभाकर जी की पत्नी के साथ हैं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और उनको कोई विशेष तकलीफ़ ना हो, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। मोनू वैद्य जी, तारा विष्ट जी, सभी लोग आ रहे हैं। अजय खंडेलवाल जी, संदीप मिश्रा जी, सभी का स्वागत है। तो पहले कल जो बात हम लोगों ने शुरू की थी उसको ख़त्म कर लें, फिर प्रभाकर जी और लक्ष्मी जी के दो प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करना है। प्रभाकर जी का प्रश्न है कि अच्छे लोग एक तो लोक नीति में आते नहीं। हम राजनीति शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि राजनीति राजशाही का, राजाओं के समय का शब्द है। इसमें राजशाही के दंड-फंद हैं और अपने ही चहेते को या अपने ही बेटे बेटी को अपनी जगह पर प्रतिस्थापित करने की जो राजाओं की परंपरा है, उसी को आगे बढ़ाने की बात है। और उसके संबंधित जो नीतियां हैं वो पढ़ाई बताई सिखाई जाती हैं या चलाई जाती हैं। लेकिन अब लोकतंत्र में, राजशाही में राजनीति होती थी, अब लोकतंत्र में लोक नीति होनी चाहिए, लोक सेवा पर आधारित। तो प्रभाकर जी का प्रश्न है कि अच्छे लोग लोक नीति से परहेज करते हैं, पॉलिटिक्स में आने से परहेज करते हैं, और अगर आते भी हैं, चुनाव लड़ते भी हैं, तो अधिकांश हार जाते हैं, कम वोट पाते हैं। इसका कारण क्या है? आप लोग भी सोचिए। अगर आप अपना कुछ उत्तर लिख करके भेजेंगे तो मैं उसको भी पढ़ दूंगा। लेकिन इनका प्रश्न ये है, और बहुत गंभीर प्रश्न है आज के हालात में। और लक्ष्मी जी का प्रश्न है, प्रभाकर मिश्र जी प्राचार्य रहे हैं बबनान डिग्री कॉलेज के और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत सोचते हैं और यथासंभव लोगों की मदद करते रहते हैं। और दूसरा प्रश्न है लक्ष्मी जी का, जो अयोध्या में से हैं, वो प्रिंसिपल रहे हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के, और उनका प्रश्न है कि हिंदुस्तानी लोगों की मानसिकता हो गई है कि हमें काम कम से कम करना पड़े, ये काम, सब काम ये मुझे न करना पड़े, हम या तो बच्चों से कराने की कोशिश करते हैं या दूसरे लोगों से कराने की कोशिश करते हैं, मुझे न करना पड़े। इस मानसिकता से कैसे निपटें? तो ये दोनों प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा। बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आप भी अपनी तरफ से कुछ उत्तर लिख करके भेजें और मैं उसको पढ़ूं, अपने उत्तर में शामिल करूं। अब रहा सवाल कल जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था कि पहले राजशाही थी, राजशाही के बाद लोकतंत्र आया, क्योंकि राजा, जैसा कि मैंने पहले अभी कहा है कि वह उसमें ये एक हमेशा कोशिश रहती थी कि मेरे बाद मैं जिसे चाहूँ
या मेरा ही परिवार के लोग यही राजा बने, वही उसी के हाथ में सारा नियंत्रण रहे। और उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम सारे सिद्धांत गढ़े गए, लोगों को रखा गया, विचारकों को तैयार किया गया अपने तरह के। हर आदमी जो करता है उसको सिद्धांत रूप में ज़बरदस्ती स्थापित करने की कोशिश करता है। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश पंडित जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। ज्ञानचंद जी का विशेष रूप से स्वागत है। बेंगलोर से हैं, तो पूरे देश से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं बता रहा था कि वो तैयार किया जाता था सिद्धांत भी कि यही दैवीय सिद्धांत, राजशाही के बारे में कहा गया कि राजा डिवाइन पावर के साथ होता है, वह दैवीय गुणों से संपन्न होता है और राजाओं को ईश्वर ने बनाया है, बना के भेजा है, यहाँ तक कह दिया गया। लेकिन राजशाही के दुष्परिणाम आपने देखे। अपने सीमा का विस्तार करने के लिए खूब युद्ध, जितने युद्ध राजाओं के समय में हुए लोकतंत्र में, अब युद्ध कम होने लगे हैं। हाँ, जब होते हैं तो बड़े भारी रूप में होते हैं, लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मेरी एक गज़ल का शेर है, अब विश्व युद्ध संवेदनाओं से लड़ा जाएगा, भले ही अब तक न इसका कोई इतिहास रहा। अब दुनिया बदलेगी, जैसे जैसे लोकतंत्र और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा, फले फूलेगा, वैसे धरती, पूरी धरती एक यूनिट व्यवस्था की बननेगी। धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं। आज नहीं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में वहाँ पहुँचेंगे। जो हमारे यंग पीढ़ी है उनके आंखों के सामने ये होगा, और ये धरती के अलग अलग जो देश हैं वो उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे आज अलग अलग प्रदेश है या आज अलग अलग ज़िले हैं। तो हमको उस तरफ बढ़ना है, लोकतंत्र को उस तरफ जाना है। तो राजशाही से हम लोकतंत्र में आए। लोकतंत्र, फ्रांस की क्रांति, तमाम सारे विचारक जो उनके विचार आए लोकतंत्र के बारे में, उन सब ने जो प्रभाव डाला, उससे पूरी दुनिया में लोकतंत्र की लहर आई। और आज स्थिति ये है कि दुनिया के सारे देश, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, लोकतंत्र अडॉप्ट कर चुके हैं। कहीं स्थिर है, कहीं लड़खड़ाती है हम डेमोक्रेसी, लेकिन पूरी दुनिया में अब लोकतंत्र आ गया है, क्योंकि उसका समय आ गया है। और लोकतंत्र मतलब जनता से उभरा हुआ तंत्र, और भारत लोकतंत्र है, यहाँ की व्यवस्था जनता से उभरी हुई है, और गणराज्य है, यानी कि जनता का राज्य है। लेकिन लोकतंत्र अभी जिस हालत में है, उसमें सबसे बड़ी जो और कमियां हैं वो तो हैं ही। जो प्रभाकर जी ने जो सवाल पूछा है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है, वह सब कमियां तो हैं ही। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हम सारे लोगों के हित के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन जीवों, अन्य जीवों, प्रकृति, पर्यावरण, नदी, हवा, इन सब की बेहतरी के बारे में नहीं सोचते। राजशाही में कमी ये थी कि एक व्यक्ति का जो ज्ञान है या जो विवेक है उसके हिसाब से पूरे देश क्षेत्र की व्यवस्था चलती थी। लोकतंत्र में इसलिए, और लोकतंत्र के लिए लोग साथ में आए कि प्रभाकर मिश्रा जी ने लिख के भेजा कि राजा कालस्य कारणम भी कह दिया गया, कि वो पूरा समय ही राजा के वजह से है। तो अलग अलग सिद्धांत रचवाए गए और उन्हें पुनः स्थापित किया गया, वह उसका अंधविश्वास पैदा किया गया। आशुतोष अवस्थी जी आ गए हैं, नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र में सारे लोग, उस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों की राय से व्यवस्था चले, यह लोकतंत्र है। और राधा कृष्णन जी ने कहा है, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, अद्भुत विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र केवल व्यवस्था की प्रक्रिया नहीं है, केवल व्यवस्था का तरीका नहीं है,
HK रॉय जी शामिल हैं, SN मिश्रा जी शामिल हैं, DS शर्मा जी शामिल हैं, सबका स्वागत है। तो लोकतंत्र केवल व्यवस्था का तंत्र नहीं है, वह हमारे जीने की शैली है और यह हमारे आचरण में आना चाहिए, हमारे परिवार में आना चाहिए, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ आना चाहिए। लोकतंत्र मतलब सबकी राय लेकर के काम करना और उसमें जो बेस्ट है उसको अडॉप्ट करना। दरअसल जो क्वालिटी सर्कल्स हैं वह भी लोकतांत्रिक इसी प्रक्रिया पर आधारित हैं। जापान ने क्वालिटी सर्कल्स का बहुत प्रयोग किया, इसलिए उसके प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा क्वालिटी के थे। उसने हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप से लेकर के बॉटम तक के प्रतिनिधि सब इकट्ठे एक समान बैठते हैं और सब अपनी राय देते हैं और उसके बाद जो बेस्ट होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, चाहे वो फिटर हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे नीचे का हो, चाहे इंजीनियर हो या टॉप बॉस हो या जो सेल्स पर्सन हो, सबकी राय लेकर के और ब्रेनस्टॉर्मिंग, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई कितना भी चाहे जैसे आइडिया दे, कोई बुरा भी मानना नहीं है। तो उस तरह से जो सबकी आइडियाज़ आती हैं वह लोकतंत्र में लिया जाता है और वही क्वालिटी सर्कल्स उसी के आधार पर हुए। राजीव आनंद जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। तो ये तो हुआ लोकतंत्र, जो राधा कृष्णन जी ने कहा कि वो हमारी जीने की कला है और उसमें लीडरशिप के बारे में लोकतंत्र में यह माना जाता है, यह सिद्धांत है कि लीडर का काम ये नहीं है कि अपने विचारों को आरोपित करो या हम जो सोचते हैं उसी को आरोपित करो। लीडर का काम है कि उसके टीम में जितने लोग हैं उसमें अलग अलग विषय के अलग अलग विद्वान होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे या नॉलेज रखते होंगे। संभव है कि लीडर से ज़्यादा जानने वालों लोग उसके टीम में हों, तो उसको जो सर्वश्रेष्ठ आइडिया है उसको अडॉप्ट करना है और उसको अडॉप्ट करवाना है, न कि अपनी आइडिया को आरोपित करना है। अपनी आइडिया को आरोपित करना यही राजशाही है और यही तानाशाही है और यही आतंकवाद है। आतंकवाद की और कोई परिभाषा नहीं है। आतंकवाद की एक ही परिभाषा है, बिना सुने फैसला कर लेना, बिना जाने फैसला कर लेना। अगर हम अगले को बिना सुने हुए फैसला कर ले रहे हैं तो हम आतंकवादी हैं, चाहे जहां हैं, चाहे जैसे हैं। लोकतंत्र ये है कि हम सबको सुनेंगे और उसमें जो बेस्ट होगा सबके हित में होगा और सबके हित में जीव जंतु वनस्पतियां भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक लोकतंत्र जिस दिशा में गया वहां पर जीव जंतु वनस्पतियों की देखभाल नहीं की गई और इसीलिए विश्वामित्र जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो ये जो लोकतंत्र का हाल है कि हमने आदमियों का बहुत देखभाल किया, भले ही वेस्टेड इंटरेस्ट में, स्वार्थ में, वोट लेने के लिए, जिसकी वजह से भी आदमियों की देखभाल हुई। लेकिन पर्यावरण का हमने क्या किया, जीव जंतु वनस्पतियों का हमने क्या किया, पेड़ों का क्या किया, आप सब जानते हैं, इसको कहने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये आया कि हमें डेमोक्रेसी से आगे जाना है। या तो हमारी संवेदना इतनी विराट हो जाए कि हम सबकी देखभाल करने लगें, या फिर व्यंग्यात्मक रूप से हमने एक लेख लिखा, जीवोक्रेसी। जीवोक्रेसी डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन है। डेमोस मतलब लोग ग्रीक में और डेमोक्रेटाई भी मतलब लैटिन में लोग, और लोगों की क्रेसी। डेमोस मतलब लोग और क्रेसी मतलब व्यवस्था, लोगों द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था। इसका और धरती को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए अब इसका अगला स्टेप होना चाहिए कि जितने धरती पर जीव जंतु हैं या उस क्षेत्र में जीव जंतु हैं उनको भी वोटिंग राइट होना चाहिए और उनकी भी राय व्यवस्था चलाने में लिया जाना चाहिए। वो व्यंग्य लेख था, तो व्यंग्यात्मक रूप में आशुतोष पांडे जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। विवेकानंद जी हैं, उनका भी स्वागत है। तो जितने वहाँ पे जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं, जितने जीव हैं, लिविंग बीइंग हैं, जगदीश चंद्र बोस जी ने प्रूव भी किया है कि सब में
प्राण है, सब में वह सब है जो व्यक्ति में होता है। संवाद भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, भाषा उनकी अलग है, उसको हमें समझना होगा। राम भी सबसे संवाद कर सके हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। यह केवल कल्पना नहीं है, आप वास्तव में संवेदना के स्तर पर और डीप ऑब्जर्वेशन के स्तर पर सबसे संवाद कर सकते हैं। लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि हमें संवाद हमेशा अपनी भाषा नहीं, सामने वाले की भाषा में करनी पड़ती है। अगर हम चेन्नई रहे 4 साल तो वहाँ हिंदी नहीं चल पा रही थी, वहाँ अंग्रेज़ी ही माध्यम बनी। तो जो लोग अंग्रेज़ी या किसी भाषा का विरोध करते हैं, जब वह ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तब फिर उन्हें दिक्कत होती है। असली पर्पस जीवन का संवाद है, संवेदना, संवाद, यह 2 मुख्य हैं। और भाषाएं तो खिड़कियां हैं जिनके माध्यम से उसके बोलने वाले सारे लोगों से हम जुड़ जाते हैं। तो काश हम सारी भाषाएं जानते, ताकि धरती के सारे लोगों से जुड़ाव महसूस कर सकते, संवाद कर सकते। तो बात यह हो रही थी कि या तो जीव जंतु वनस्पतियों तक हमारी संवेदना पहुंच जाए तो डेमोक्रेसी अपने आप जीवोक्रेसी तक चली जाएगी। तो व्यंग्यात्मक रूप से हमने कहा कि जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक जीव जंतु वनस्पतियों को भी वोटिंग राइट दे देना चाहिए। और जितने प्रत्याशी हैं उनको इनसे वोट लेना चाहिए। तो उनके वोट लेने के तरीके केवल बैलेट बॉक्स में आकर के वोट नहीं डालेंगे, उनके तरीके अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अगर पेड़ों पौधों वनस्पतियों से वोट लेना है तो जितने प्रत्याशी हैं 10 दिन 15 दिन तक उन पेड़ों पौधों वनस्पतियों से उनको लपटाया जाए या उनको टच कराया जाए। अगर उनके आलिंगन से या टच करने से वो और प्रफुल्लित होते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसको मतलब स्वीकार कर रहे हैं। और अगर सूखने लगते हैं तो स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह से जंगली जानवरों के बीच में भी उनको डाला जाए, अगर उसको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब कि वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, और अगर अटैक करते हैं तो इसका मतलब अस्वीकार कर रहे हैं। वो व्यंग्यात्मक एक था। लेकिन बाद में बहुत लोगों ने कहा कि अरे इसमें तो एक फिलॉसफी भी है, डीप फिलॉसफी भी है, सबको वोटिंग राइट होना चाहिए। इससे तुरंत आगे ये हुआ कि चलो पेड़ों पौधों वनस्पतियों को हो सकता है अभी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे वोट लेने में, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो बहुत पवित्र है, विचार पवित्र हैं, अभी उतना ना लोभ है और ना उतना विभाजन की भावना है, वो सबसे जुड़े हुए हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं है। कल मैंने उसको संकेत दिया था वो हैं बच्चे। 5 साल से छोटे बच्चे तो बहुत छोटे हो जाते हैं, 5 साल के बच्चे सोचने लगते हैं। 5 से 18 साल के बच्चे समाज के पवित्रतम अंग हैं। और आप भी अब अपने को जब सबसे अच्छी मेमोरीज याद करते हैं तो बचपन के दिन याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्रतम दिन थे। तो अगर उन पवित्र सेगमेंट की राय व्यवस्था के चुनने में नहीं ली जाएगी तो व्यवस्था कैसे पवित्र होगी, अच्छी होगी, शुद्ध होगी? जो शुद्धतम मन हैं उनकी ही राय अगर हम नहीं ले रहे हैं तो व्यवस्था कैसे शुद्ध होगी? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 5 साल से ऊपर के सारे बच्चों को वोटिंग राइट दे दिया जाए। एक पिक्चर भी आई थी इधर, मतलब ये मेरी आइडिया जो मैंने लिखी जीवोक्रेसी, ये तो 1995-96 के आसपास एक चिल्लर पार्टी करके पिक्चर आई थी, बड़ी मज़ेदार। उसमें कोई अत्याचार कहीं हुआ तो किसी को प्रताड़ित किया गया तो बच्चों ने, सारे बच्चों ने मिल करके उस सारे जो एपिसोड है, वो जो प्रताड़ना है, उसको समाप्त कराया। क्योंकि बच्चों का मन पवित्र होता है और वो सच बोल देते हैं, वह इतना नाटक नहीं कर सकते।
जितना हम लोग कर लेते हैं। तो इसलिए ये हुआ कि बच्चों को तो इमीडिएटली वोटिंग राइट दे देना चाहिए, और अगर 5 साल से 18 साल के बच्चों को वोटिंग राइट दे दिया गया, वोटिंग के दिन सारे स्कूल कॉलेज खुले रहे और बच्चों को वहीं क्लासरूम में वोट देने का प्रोविज़न कर दिया गया, तो सोचिए वोटिंग परसेंटेज जो आज 50-60% है वह कितना बढ़ जाएगा। प्रभाकर जी ने सवाल किया है 10-12 साल के बच्चे भी अपराध कर रहे हैं, ये सोचनीय है। सवाल एक्सेप्शंस का नहीं है, सवाल परसेंटेज का है। कितने परसेंट बड़े अपराध कर रहे हैं और कितने परसेंट बच्चे अपराध कर रहे हैं, आप इस पे विचार करिएगा। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को वोटिंग राइट दे दिया जाए, और यह असंभव नहीं है, यह होगा, भविष्य में होगा। जियोक्रेसी तो शायद थोड़े दिन बाद आए, लेकिन बच्चों को वोटिंग राइट जल्दी ही मिलेगा। कल मैंने चर्चा किया था कि शुरुआत में जब डेमोक्रेसी आई तो निरक्षरों को वोटिंग राइट नहीं था, तो उसके लिए लोग साक्षर किए जाते थे ताकि वोटिंग राइट मिल जाए। शुरुआत में आपको आश्चर्य होगा, भाई लालचंद यदुवंशी जी, आपने लिखा कि कथा सुनकर मन बहुत विभोर हो जाता है। ये कोई कथा नहीं है, यह बिल्कुल जो भविष्य में होने वाला है और जो जरूरी है धरती को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, वो पुकार है, वो चीख है, तड़फड़ाहट है। संविधान कथा, मैंने गांव में जब संविधान के बारे में जाता हूँ, कथा नाम इसलिए रखा कि इस देश में लोग कथा सुनने के अभ्यस्त हैं। जब संविधान के बारे में बताने आ रहा हूँ तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि संविधान कथा सुनाने आ रहे हैं तो फिर 2-4 गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कथा शब्द बड़ा यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करता है, लोग सुनने के आदी हैं, इसलिए मैंने इसमें कथा शब्द संविधान कथा के रूप में कहना शुरू किया। लेकिन अन्यथा बहुत सारे डायमेंशंस हैं चर्चा के। संविधान एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन संवेदना, और खास बात यह कि हमारा संविधान भी संवेदना पर जोर देता है, सबसे जुड़ाव पर। और हमारा संविधान, उसकी धारा 51 केवल देश की खुशहाली की बात नहीं करता है, पूरी धरती की खुशहाली की बात करता है कि हमें ऐसा करना है, सरकारों को भी, हम सबको, कि पूरी धरती खुशहाल हो। तो बात वहाँ बच्चों के मताधिकार की हम लोग कर रहे थे। जिस समय ये आर्टिकल लिखी, किताब लिखी, तो रुंझुन, हमारी बेटी उस समय 5 साल की थी, वो बहुत खुश हुई कि पापा अब तो हमको भी वोट देने का राइट मिल जाएगा अगर ये हो गया तो मैंने कहा कि तुम पता कर लोगे कि सबसे अच्छा कौन प्रत्याशी है? कहा हाँ, बड़े आराम से। और अक्सर जब मैं, नारायण काकोलिया जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, मैं अक्सर जब इस पर चर्चा करता हूं कि कैसे अच्छे लोगों को वोट दिया जाए। प्रभाकर जी के सवाल से भी ये जुड़ा हुआ है, उनका विस्तृत उत्तर तो बाद में देंगे, लेकिन ये भी उसका एक एंगल है कि जब लोगों से पूछता हूं कि किस आधार पर वोट दिया जाए, कैसे हम पता करें, लोग सवाल पूछते हैं हम कैसे हम पता करें कौन अच्छा आदमी है, तो मैं क्या उत्तर देता हूं जानते हैं आप? जियोक्रेसी तो नहीं आई है, या बच्चों को मताधिकार तो अभी नहीं मिला है, लेकिन मेरा उत्तर यही होता है कि आप बड़े लोगों से कतई मत पूछिए, आप छोटे बच्चों से पूछ लीजिए कौन अच्छा है, और वही जो है उसी वोट दे दीजिए। अगर बड़े लोग छोटे बच्चों से पूछ के काम किया करें तो बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे जो डेमोक्रेसी नहीं ला पा रही है, तमाम सारे इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से आज के। तो इसलिए बच्चों को मताधिकार अगर मिल जाता है तो व्यवस्था में अद्भुत परिवर्तन होगा। हो सकता है एकाएक हम न ला पाएं, लेकिन फेजेस में इसे आना होगा। 18 साल से 15 साल, फिर 10 साल, फिर 8 साल, फिर 5 साल, फेजेस में। और हो ही रहा, 21 से 18 आया ना, तो डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, चीज़ें धीरे धीरे स्टेबलाइज होनी चाहिए,
लेकिन यह 5 साल तक कभी न कभी आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि पहले जब डेमोक्रेसी आई तो निरक्षरों को वोटिंग राइट नहीं था, बाद में निरक्षरों को वोटिंग राइट तो हो गया, लेकिन लेडीज़ को वोटिंग राइट तो बहुत बाद तक नहीं रहा है। अभी 60-70 साल पहले आया या 100 साल पहले लेडीज़ को वोटिंग राइट आई। तो इसके लिए ये परिवर्तन होता रहता। आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी निरक्षर लोगों को वोटिंग राइट नहीं था या महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। यह होना है क्योंकि चीज़ें इवॉल्व होनी हैं। अब इस पर मैंने कहा था कि एक कहानी सुनाएंगे और फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो अपनी जियोक्रेसी किताब से मैं सुनाऊंगा बच्चों को मताधिकार पर। पहले एक जो कहानी है वो एक लोक कथा है और उसको राइटर्स ने भी कहानी के रूप में अडॉप्ट किया है। डिवाइन क्लॉथ्स, दैवीय वस्त्र। एक राजा को झक सवार हुई कि मुझे दैवीय वस्त्र पहनने हैं, डिवाइन क्लॉथ्स पहनने हैं। तो उसने उन्हें घोषित करा दी, अपने पूरे राज्य में मुनादी करा दी, घोषणा करा दी कि राजा को डिवाइन क्लॉथ्स पहनने हैं। जो भी राजा को डिवाइन क्लॉथ्स ला के पहना देगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि इस तरह की कहानियों में, लोक कथाओं में अक्सर होता है, ये शब्द रहते हैं कि अगर कोई आया और उसने कहा कि हम डिवाइन क्लॉथ्स लाए हैं और वैसा नहीं हुआ तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ताकि लोग ज़्यादातर ना आए, केवल जेन्युइन लोग आए। तो एक व्यक्ति आया, उसने राजा से कहा, राजन मैं डिवाइन क्लॉथ्स आपको ला के पहना सकता हूँ, लेकिन शर्त उसी दिन बताऊंगा जब मैं लाऊंगा, मैं आपके लिए डिवाइन क्लॉथ्स ला सकता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। जिस दिन नियत समय था उस दिन वो हाजिर हुआ, एक बक्सा लेकर के। राज दरबार लगा हुआ था, राज दरबार में बक्सा लेकर के आया, कहा राजन ये डिवाइन क्लॉथ्स है, दैवीय वस्त्र हैं, बड़ी मैं तपस्या से और बड़ी मेहनत से बड़ा उस तरह से तैयार कर पाया हूँ। तो राजन बहुत खुश हुए कि वाह। तो उनका कि चलो मुझे दिखाओ। तो कहा एक शर्त है। अब ये लोक कथा में 2 वर्जन्स हैं वो शर्त के। एक शर्त, एक स्ट्रीम कहती है कि एक शर्त यह है कि यह वस्त्र उन्हीं को दिखाई देंगे जो बुद्धिमान होंगे। यह वस्त्र उन्हीं को दिखाई देंगे जो बुद्धिमान होंगे। और दूसरा स्ट्रीम कहता है कि यह वस्त्र उन्हीं को दिखाई देंगे जो अपने पिता की असली संतान होंगे। राजा ने कहा कि ठीक है दिखाओ। तो उनका कि ऐसे नहीं दिखाएंगे, आपके जो अंतः रूम है, एंटर रूम है, अंतःकरण है, नीचे बगल का कमरा है, चलिए उसमें मैं आपको वस्त्र दिखाता हूँ। वहाँ जा कर के संदूक खोला और संदूक खाली था, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन उसने कहा राजा देखिए कितने भव्य वस्त्र हैं। राजा चूँकि वचनबद्ध थे तो अब क्या बोलते, उनका हाँ बड़े दिव्य वस्त्र हैं, वाकई बहुत दिव्य वस्त्र। तो कहा कि फिर आप लीजिए, इनको धारण कर लीजिए। वो एक एक वस्त्र उतरवाता जाता और एक एक वस्त्र नाम ले लेकर के ये है, ये है, सब धारण करवाता। और इस तरह से राजा दैवीय वस्त्र से विभूषित हो गए। अब उन्होंने कहा कि चलिए दरबार में, दरबारियों को भी आपके दिव्य वस्त्रों का दर्शन होना चाहिए। दरबार में राजा आए और उसने कहा कि देखिए दिव्य वस्त्र पहन करके राजन दरबार में आ गए हैं, आप लोग इसका आनंद लीजिए और दिव्य वस्त्रों का दर्शन करिए, लेकिन शर्त वही है कि ये उन्हीं को दिखाई देंगे जो बुद्धिमान होंगे। सब लोगों ने ताली बजा के वाह राजा बहुत भव्य लग रहे हैं, दिव्य लग रहे हैं। फिर उसने कहा राजन अब आपकी जो जनता है वह क्यों इससे वंचित रह जाए, आप इन दिव्य वस्त्रों में सवारी निकलनी चाहिए।
और फिर हाथी पर, उस समय हाथी ही मुख्य सवारी थी, हाथी पर राजा की सवारी निकली दिव्य वस्त्रों में, और मुनादी करा दी गई फिर दोबारा कि राजा अपने दिव्य वस्त्रों में आज विशेष ईश्वरीय कृपा हुई है, दिव्य वस्त्र पहन करके आप सबको दर्शन देने आ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये उन्हीं को दिखाई देगा जो बुद्धिमान होंगे। राजा की सवारी निकली। अब राजा की सवारी निकल रही है। एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के साथ भी आया था, 4-5 साल का रहा होगा। तो राजा के दर्शनार्थियों की भीड़ में एक बच्चा भी था। वह कुतूहलवश यह सब नाटक हंगामा देखते ही उछलकर बोला, पिताजी पिताजी राजा तो नंगे हैं, पिताजी पिताजी राजा तो नंगे हैं। उसके पिता ने डांट कर उसे चुप करा दिया कि लोग क्या कहेंगे, बगल वाले सब ताली बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं राजा के दिव्य वस्त्रों का, ये कह रहा है कि राजा नंगे हैं। और डर के मारे वह उस बच्चे को लेकर घर चला गया। यहाँ पर वो लोक कथा खत्म हो जाती है, या जो कहानी का रूपांतरण कुछ राइटर्स ने किया है वो खत्म हो जाता है। अब 2 पैराग्राफ मैंने इसमें जोड़ा है, उसका आनंद लीजिए, फिर आगे और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और इस प्रकार बच्चे की सहज आवाज़ उसकी अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया गया, और इस प्रकार बच्चे की सहज आवाज़ उसकी अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया गया। अब एक एक लाइन को दोहरा के मैं पढ़ूंगा, क्योंकि एक एक लाइन इतनी गहरी आपको महसूस होगी कि मैं बता नहीं सकता। आज भी जो कह सकता है कि राजा नंगे हैं, उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया है। आज भी जो कह सकते हैं कि राजा नंगा है, उन्हें वोट देने का हक नहीं दिया गया है। यह कहकर कि वो इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं, यह कहकर कि वो इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। क्या झूठ बोलने में पारंगत हो जाना ही मैच्योरिटी है? क्या झूठ बोलने में पारंगत हो जाना ही मैच्योरिटी है? या झूठ देखकर चुप रहना ही मैच्योरिटी है? या झूठ देखकर चुप रहना ही मैच्योरिटी है? अपने फायदे और लाभ और लोभ के आधार पर फैसला लेना ही मैच्योरिटी है? क्या है मैच्योरिटी? अब ये सवाल पे गौर करिएगा। इतने मैच्योर लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें क्यों इमेच्योर हो जाती हैं? इतने मैच्योर लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें क्यों इमेच्योर हो जाती हैं? क्या चुनने वाले लोगों तथा चुनी गई सरकार की मैच्योरिटी में इनवर्स प्रोपोर्शन या प्रतिलोम अनुपात होता है? क्या मैच्योर लोग इमेच्योर सरकारें ही चुनेंगे और इमेच्योर लोग ही मैच्योर सरकारें चुनेंगे? इतने मैच्योर लोगों के वोट से चुनी हुई सरकारें क्यों इमेच्योर हो जाती हैं? क्या चुनने वाले लोगों तथा चुनी गई सरकार की मैच्योरिटी में इनवर्स प्रोपोर्शन प्रतिलोम अनुपात होता है? क्या मैच्योर लोग इमेच्योर सरकारें ही चुनेंगे और इमेच्योर लोग ही मैच्योर सरकारें चुनेंगे? अब एक पैराग्राफ और। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक आनंद जी ने लिखा है, वोटिंग राइट्स अवेलेबल टू किड्स विल सर्टेनली प्योरीफाई एंड डीपन डेमोक्रेसी। फैंटास्टिक आइडिया इंडीड। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। अब अगला पैराग्राफ सुनिए। विवेक जी, आपके इस कमेंट पर अगला पैराग्राफ आपके नाम ही समर्पित। फिर बच्चे यह भी नहीं चाहते कि केवल उन्हीं को वोट देने का हक हो, बड़ों को वोट देने का हक हो ही नहीं। ऐसा नहीं चाहते कि केवल इमेच्योर लोगों को वोट देने का हक हो, वो तो बैलेंस चाहते हैं कि और लोगों का है तो मुझे भी हो।
गिरीश पांडे जी भी वॉच कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बच्चे ये तो नहीं चाहते केवल उन्हें को वोट देने का। स्वामी मिश्रा जी हैं सामने, वो भी वॉच कर रहे हैं। फिर बच्चे यह तो नहीं चाहते कि केवल उन्हें ही वोट देने का हक हो, बड़ों को वोट देने का हक हो ही नहीं। हमारे सेटायर्स का एक परमानेंट कैरेक्टर रहे हैं पोपटलाल। वैसे हमारे पोपटलाल जी एक बार जोश और गुस्से में आकर कह चुके हैं कि बड़ों से वोट देने का हक छीन लेना चाहिए और केवल बच्चों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। खैर, बच्चे तो यह भी नहीं चाहते कि लोकसभाओं विधानसभाओं में उनके लिए भी उनके प्रतिशत के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी जाएं। खैर, बच्चे तो यह भी नहीं चाहते। आनंद बैवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़े सही समय पे आपने ज्वाइन किया है, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, बच्चे तो यह भी नहीं चाहते कि लोकसभाओं विधानसभाओं में उनके लिए भी उनके प्रतिशत के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी जाएं या उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार ही दिया जाए, ये भी नहीं चाहते हैं। बच्चे यह भी नहीं चाहते हैं कि उनके लिए लोकसभाओं विधानसभाओं में प्रतिशत के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी जाएं या उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार ही दिया जाए। अब आखिरी लाइनें कितनी प्यारी हैं। वे तो महज अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार चाहते हैं। वे तो महज धरती पर एक ईश्वर की कृति के रूप में अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार चाहते हैं। वे बस इतना ही चाहते हैं, वे बस इतना ही चाहते हैं कि जब राजा को नंगा देखें और सहज रूप से कह दें कि राजा नंगा है, तो उन्हें सुना जाए, उन्हें चुप न करा दिया जाए। वे बस इतना ही चाहते हैं कि जब राजा को नंगा देखें और सहज रूप से कह दें कि राजा नंगा है, तो उन्हें सुना जाए, उन्हें चुप न करा दिया जाए। आपने इतने मन से सुना और जो आपके कमेंट्स आए उससे बहुत आनंद आया। और वह दिन दूर नहीं है जब बच्चों को मताधिकार मिलेगा, भले ही ग्रेजुअली। प्रज्ञा सिंह जी ने लिखा है, बहुत सुंदर। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं सबको नहीं कह पाऊँगा, पढ़ पाऊँगा, क्योंकि और भी कई चीज़ें डिस्कस करनी हैं। चलिए, आनंद के साथ जितना जिस दिन हो जाए, क्योंकि ये तो सतत रोज़ चलने की प्रक्रिया है और घंटे डेढ़ घंटे का ये चरम आनंद का क्षण है जब हम अपने को ईश्वरीय कृति के रूप में, ईश्वर से जुड़े हुए एक उसके अंग के रूप में, ये सृष्टि टोटलिटी ही ईश्वर है और उसके अंग के रूप में सबके जुड़ाव के साथ कुछ चर्चा करते हैं, कुछ वार्ता करते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना है। बच्चों की आवाज़, बच्चों की राय, इसी के अनुसार घटित एक सच्ची घटना है जिसने एक स्कूल, एक क्षेत्र और एक गांव की दशा दिशा बदल दी। कृष्ण कन्हैया वर्मा हमारे बहुत पुराने क्या संबंध बताऊं, पाठक रहे हैं, मित्र भी रहे हैं, मतलब स्टूडेंट रहे हैं, और उनका है बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, बहुत ही सामयिक व महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं। आप इस समय बस्ती में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। आप भी जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रयोग कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हैं। अनुशासित इनकलाब के नाम से इस कहानी को मैंने लिखा, लेकिन ये कहानी एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना पर आधारित है। कानपुर के आसपास घटी है ये घटना। एक बहुत अच्छे परिवार का एक बच्चा जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की, IIT NIT कहीं से भी समझ लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा,
वहाँ से पढ़ाई करने के बाद उसे ये था कि मैं गाँव के विकास के लिए स्कूल खोलूँगा। और पहले दिन जो मैंने घटना बताई थी कि ज़्यादातर, पहले या दूसरे दिन, कि ज़्यादातर स्कूल जो अच्छे खोले जाते हैं गांव में बड़े अच्छे भाव के साथ, बाद में आसपास के खराब प्रकृति के नेता लोग या माफिया लोग या गुंडे लोग उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट्स दब जाते हैं और उस पर तमाम सारे इस तरह के लोग, इस तरह के खराब नेता उसके मैनेजमेंट में आ जाते हैं या स्कूल तबाह हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और शिक्षा दोनों को बैलेंस करके दोनों को सुधारने की ज़रूरत है। एक हाथ, जैसे तैरने के लिए दोनों हाथ चलाने पड़ते हैं, वैसे अगर हमें देश को, धरती को सुधारना है तो शिक्षा और डेमोक्रेसी दोनों को प्योरीफाई करना पड़ेगा। और दोनों के प्योरीफिकेशन के लिए बच्चे महत्वपूर्ण हैं। इसका ये उदाहरण है, ये घटना या ये कहानी। ये कहानी मैंने कई बार पोस्ट भी किया है अपने सोशल मीडिया पे, और ये मैं आपके सामने ये सुना तो रहा ही हूँ। इस कहानी को आज मैं फिर पोस्ट कर दूंगा। जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं या पूरा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। कई जगहों पर इस कहानी पर नाटक भी मंचित किए गए। आगरा में एक बार हुआ इनकलाब। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, प्रकृति की मासूम परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियों को सरलता से शब्द आपने दिए, आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वामित्र जी। आप लोगों की ये जो मोटिवेशनल कमेंट्स मिल रहे हैं, इससे लगता है कि ये जो घंटे डेढ़ घंटे का ये हम लोगों का ये रिश्ता बन रहा है और ये जो विचारों का प्रवाह हो रहा है, ये बहुत दूर तक जाएगा और ये थमेगा नहीं। आप प्रश्न भी पूछते रहेंगे, उन पर चर्चा होती रहेगी, आपके कमेंट्स आते रहेंगे, उन पर सबको मोटिवेशन होगा। ऐसा नहीं मुझे ही मोटिवेशन हो रहा है, आपको भी मोटिवेशन हो रहा है, आपके और मित्र जो सुन रहे हैं उनको भी मोटिवेशन हो रहा है। तो कहानी में मैंने अरुण नाम लिखा है, उनका एक्चुअल नाम दूसरा था। तो वो उसको ये जज्बा था कि हम गांव में स्कूल खोलेंगे। तो उसने वो गांव में स्कूल खोला। वहाँ IIT के बाद बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से, और शहर से 40 किलोमीटर दूर गरीब बच्चों को कम से कम फीस में अपना पैसा वो स्कूल चलाता रहा। 8-10 साल में उसके बच्चे ग्रेजुएशन हाई स्कूल इंटर तक पहुंच गए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इंटर में, और जितने तरह की जीवन की जानकारियां चाहिए वो देता था। जो सिलेबस है एग्ज़ाम का उसको बहुत अच्छे से पढ़वाता था। गांव में सबसे कमी टीचर्स की होती है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। फिर भी जो टीचर्स मिलते थे वो थे, जो नहीं पढ़ा पाते थे बाकी टीचर्स, उसको खुद सप्लीमेंट करता था। तो वो बस गांव के आसपास के क्षेत्रों के विकास का एक मॉडल बन गया। अब वो स्कूल जैसे नाम, लेकिन संसाधन उसके स्कूल के अच्छे थे, रूम्स अच्छे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। फिरोज खान जी भी वॉच कर रहे हैं, अर्जुन सिंह जी भी, देव विश्वनाथ सोलंकी जी भी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, रूम्स बड़े अच्छे थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस क्षेत्र के जो सबसे दबंग लीडर थे, जो एक बार प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, MLA या MLC या MP, जो भी, मैं सोच लीजिए कि कोई भी हो सकता है, वो भी पास में ही आधा-पौन किलोमीटर के दूर में बगल के आसपास के गांव में रहते थे। वो आए प्रिंसिपल साहब के पास, अरुण जैसे मैंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब, हमारे घर में शादी है,
एक हफ्ते के लिए आप फरवरी मार्च, वही इम्तहान बोर्ड वगैरह का फरवरी के आसपास, एक हफ्ते के लिए आप स्कूल बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके स्कूल की ज़रूरत है। यहाँ इतना अच्छा कमरे और ये सब व्यवस्था नहीं है कहीं और है, तो इस गांव के क्षेत्र में। तो आप इस स्कूल को बंद कर दीजिए, 6-7 दिन के लिए हमें दे दीजिए, जब शादी हो जाएगी तो फिर आप चालू कर लीजिएगा। तो कहा इतने दिन तक स्कूल का क्या होगा? कहा स्कूल बंद रखिए। तो उनका बच्चों की पढ़ाई 6-7 दिन के लिए हम बंद कर दें, और अभी इम्तहान भी आने वाले हैं। तो कहा कि क्या हुआ, 5-6 दिन बाद जब खोलिएगा तो सब पूरा। तब उन्होंने मेज प्रिंसिपल साहब को पटका कि प्रिंसिपल साहब, हमें स्कूल लेने के हथकंडे आते हैं, मैं कल फिर आऊँगा, ना नहीं सुनना चाहता। अब बताइए, अगर आप प्रिंसिपल हों और कोई ऐसा कह कर के चला जाए, और वो स्कूल जो आपने बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है, और जिसके एक एक बच्चे को आपने पौधे की तरह से उगाया है, आप क्या करें? सोचिए। कायदे से तो मुझे इस प्रोग्राम के लास्ट में इसको सुना करके यहीं बात ख़त्म कर देनी चाहिए, और अगले दिन सुबह आपसे पूछना चाहिए था कि बताइए आपने क्या क्या सोचा कि आप क्या करते। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने शाम को जब स्कूल ख़त्म होने लगा, उसके आधा घंटा पहले जितने बच्चे थे, 1000, 1500, 2000 स्कूल में, सबको इकट्ठा किया मैदान में, और बच्चों को जो घटना हुई थी वही वर्बेटिम सुनाया कि बच्चे वो फला फला आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, मैंने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि कल हम फिर आएंगे, हमें स्कूल लेने के हथकंडे आते हैं। तो बच्चों, तुम बताओ कि स्कूल चलते रहना चाहिए या उनको दे देना चाहिए? देखिए, बच्चों को मताधिकार का एग्जाम्पल, बच्चों की राय लेने का एग्जाम्पल, बच्चों की आवाज़ सुनी जाने का एग्जाम्पल, सच्ची घटना। सारे बच्चों ने एक साथ कहा कि स्कूल चलते रहना चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि दिल पर हाथ रख कर कहो, सोचो कि क्या वाकई स्कूल चलते रहना चाहिए, तुम इसके लिए कुछ करने को तैयार हो? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो कहा तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कल तुम सुबह प्रार्थना के समय जब आना तो अकेले मत आना। तुम्हारे घर में जो भी मेल मेंबर हैं, पिता, ताऊ, चाचा, भाई, जो भी हैं, दादा, सबको ले आना अपने साथ, जितने लोग आ प्रार्थना के समय। अगले दिन प्रार्थना के समय तो भीड़ लग गई पूरी। भीड़ नहीं, सॉरी, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया। भीड़ जब बिना सोचे समझे अकारण आती है तब वो भीड़ होती है। लोगों का समूह आ गया, लोक आ गया, ये कहना चाहिए मुझे। मैं अपने शब्द के लिए माफ़ी चाहता हूँ, भीड़ नहीं थी, भीड़ तो बिना सोचे समझे, तो पूरा लोक आ गया आसपास का। तो अब फिर प्रिंसिपल साहब ने, उनके स्कूल में माइक वगैरह था, आवाज़ 2500-4 हज़ार तक लोगों तक पहुंच सकती थी। उन्होंने जितने लोग आए थे सबको फिर कल जो घटना घटी थी वह बताया, बच्चों को उन्होंने बताया, और बच्चों की राय सबकी यूनानिमसली क्या थी ये बताया। और उसके बाद उनसे कहा कि अब बताइए कि अब आपकी क्या राय है। बच्चों की आवाज़ का असर, सारे पेरेंट्स ने यही कहा कि हम भी वही चाहते हैं जो बच्चे चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो तो कह के गए हैं कि आज आएंगे स्कूल लेने के लिए, यह कहकर कि उनको स्कूल लेने के सारे हथकंडे आते हैं।
तब पूरे समूह ने कहा, अच्छा ऐसा कहा है तो चलो उन्हीं के घर की तरफ चलते हैं। पूरे लोग उनके घर की तरफ चल दिए और इतना बड़ा समूह देख करके वह तो भयाक्रांत हो गए, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। लोगों ने उन्हें बाहर निकलवाया और उनसे कहा कि आप की यह सारी हैसियत, आपकी सारी लीडरशिप हमारे वोटों की वजह से है। आपने अगर उस स्कूल की तरफ आंख उठा के देखा भी तो हम सब न तो आपको कभी वोट देंगे और आपके विरोध में इतना प्रचार करेंगे कि आप फिर जमीन पर आ जाएंगे। आपकी ये सारी लीडरशिप इसी क्षण से गई। वो इतने डर गए कि गिड़गिड़ाने लगे। उनका कि गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, हमारे सामने चलिए उस प्रिंसिपल से माफ़ी मांगिए और कहिए कि आज के बाद कभी हम इस स्कूल की तरफ नहीं देखेंगे। क्या जब ये स्कूल नहीं था तब लोगों की शादियां नहीं हुआ करती थी? उनको ले गए और माफ़ी मंगवाया। यह होता है बच्चों की जेन्युइन आवाज़ की ताकत। और ये कभी न कभी, आज बच्चों को मताधिकार नहीं है तब भी ये हुआ, बच्चों की आवाज़ अब दबी नहीं। तो ये जो घटना है यह एक जगह आज हुई है, लेकिन यह पूरे समाज, पूरी धरती और पूरे देश में होनी है। क्योंकि अगर किसी हांडी में कोई भूजा भूजा जा रहा है बड़ भूजे के यहाँ, और उसका तापमान इतना हो जाता है कि वह दाना, चाहे वो चने का हो चाहे चावल का हो, उसका फूल करके लावा बन करके अगर फूटता है, बाहर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला है। उस हांडी के सारे जो अनाज हैं वह सब लावा बनने को बेकरार है। और यही कहा जाता है कि अब अनाज का लावा बनने का समय आ गया। तो उसी तरह से यह सब घटनाएं ये इंगित करती हैं कि अब पूरे देश और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के पर्जिंग का, शुद्धिकरण का समय आ रहा है। और एक घटना, एक लावा एक जगह फूटा, लेकिन अन्य जगहों पर भी इस तरह होगा, निश्चित होगा। बच्चों को मताधिकार चाहे 10, 15, 20 साल, 30 साल बाद मिले, लेकिन बच्चों की राय अवस्था में लोग अब जल्दी लेने लगेंगे, बच्चों से पूछ पूछ करके लेंगे। ये तो मैं 5 साल से ऊपर के बच्चों की राय लेने की बात करता हूँ। एक चीज़ आपने और देखा होगा, वह मज़ेदार है, वो इससे डायरेक्ट लिंक नहीं है लेकिन याद आ गया। आज शायद वो कम हो गया है, लेकिन पहले हम लोगों के बचपन में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई परिवार में बड़े लोगों में ऐसी समस्या आ जाती थी कि वो हल नहीं निकाल पाते थे, 2 विकल्प हैं या 3 विकल्प हैं और वो नहीं समझ पाते, तमाम विचार मंथन के बाद कि इस ऑप्शन को चुने कि उस ऑप्शन को चुने, तो जो सबसे नेसेंट, सबसे छोटा 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का बच्चा होता था, उससे पूछते थे, उंगली उसके पास ले आते थे कि जिसको वो पकड़ लेगा समझ लो उसका वो कह रहा है कि ये होना चाहिए। बच्चों की राय, इसलिए कि वो अब एक सबसे ताज़ा ईश्वर के पास से आया है, ईश्वर से उसका कांटेक्ट ज़्यादा है, तो इसलिए उसका वो जो हिंट है वो डिवाइन हिंट है। खैर वो तो अलग की बात है, लेकिन इतना सच है कि बच्चों की आवाज़ एकदम शुद्ध है और वह अगर हम उसको भी अपने डेमोक्रेसी में इंक्लूड करेंगे तो डेमोक्रेसी प्योर होगी। ये तो इसकी बात रही। अब मैंने कहा था कि आज
संविधान पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। चूंकि दोनों सवालों पर चर्चा करनी है, तो प्रियम्बल पर चर्चा करेंगे, यह सोचा गया था, और नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो अब वो नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा तो शायद कल ही होगी, क्योंकि घंटे सवा घंटे के बाद आप लोगों को भी काम रहता है और थोड़ा मन भी लगता है सैचुरेट होने लगता है। तो इसलिए तमाम सारे लोगों ने कहा कि आप अपनी चर्चा को घंटे सवा घंटे से ज़्यादा मत रखिए, हद से हद 1.5 घंटे। तो इसलिए अगले 15-20 मिनट में हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शरद पांडे जी आ गए हैं, जैद बिन गयास जी आ गए हैं, जो हमारे मित्र गयासुद्दीन के बेटे हैं। सबका स्वागत है। राजेश तिवारी जी। तो भारत के संविधान में जो उसका प्रस्तावना है, जो उसका प्रियम्बल है, जो उसकी जिस्ट है, जो उसकी भूमिका है, वह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। शशि प्रकाश सिंह जी ने लिखा है, सर प्रणाम, आपका स्कूल के प्रति सकारात्मक प्रेरणा व्यवहारिक रूप से एक नए मजबूत पथ को प्रेरित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश शर्मा जी भी आ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रियम्बल संविधान का कहता है, इसके बड़े निहितार्थ हैं, तमाम सारे डायमेंशंस में ये है, और एक तरह से ये समरी है पूरे संविधान की। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको कोई भी सरकार क्योंकि संविधान में संशोधन करने की भी प्रक्रिया दी हुई है, उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन संशोधन और विषयों पे किया जा सकता है, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर संशोधन हो ही नहीं सकता। प्रियम्बल में दी हुई चीज़ें मूलभूत चीज़ें हैं। अगर हमारे देश में लोकतंत्र कोई भी सरकार चाहे तो नहीं ख़त्म कर सकती, वह तंत्र जनता से ही आएगा। वोटिंग राइट नहीं ख़त्म किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स नहीं ख़त्म किए जा सकते, गणराज्य, जनता का राज्य नहीं ख़त्म किया जा सकता है। सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समाजवाद, यानी कि हर व्यक्ति को ध्यान रखना, गरीब लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में ना होने देना, इसको नहीं ख़त्म किया जा सकता। पंथ निरपेक्षता नहीं ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि एक देश में जो भी है वह हम भारत के लोग हैं और उसकी देखभाल होनी है। तो वह बेसिक स्ट्रक्चर, वह संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं प्रियम्बल को, संविधान की उसकी भूमिका भी कह सकते हैं, उसका सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं, वह है प्रस्तावना, प्रियम्बल। मैं आप पढ़ रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति की गरिमा, हम लोगों ने फंडामेंटल
ड्यूटीज़ पे जब चर्चा की थी तो इस पे मैंने एम्फेसाइज किया था। लैपटॉप रख दिया ऑफिस में। पांडे जी हों तो यहाँ बैठ सकते हैं। नहीं गए। तो व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति गरिमामय है और हर व्यक्ति को सामूहिक और व्यक्तिगत कार्यों में उस गरिमा को प्राप्त करना है, उस उत्कर्ष की तरफ जाना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह इस तरफ गरिमा प्रदान करे, और फंडामेंटल ड्यूटी में हर नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह गरिमा में बने। तो एक तो व्यक्ति की गरिमा, दूसरा बंधुता। पूरी दुनिया के किसी और देश के संविधान में बंधुता शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बंधुता मतलब एक माता या एक पिता के संतान। हम सब भारत माँ की संतान हैं। इस रिश्ते से हम एक दूसरे से बंधु हैं और इसलिए हमारा वो गहरा संबंध है, हमारा वो संवेदनात्मक संबंध जो है उसको गहराई से महसूस करना है। फिर एतद द्वारा कब लागू हुआ संविधान? 26 नवंबर 1949 को, कब पास हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को ये पास हुआ। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया या पास किया गया। अधिनियमित मतलब नियम बनाया गया। यह देश का नियम कानून हो गया। देश का पहला कानून जो संविधान में लिखा है वही है, या जो संविधान अप्रूव करता है जिन कानूनों या कोड्स को, वो है। तो अधिनियमित मतलब ये नियम बना। और तीसरा, आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब खुद से खुद को अर्पण। अब कौन किसको अर्पण कर रहा है? हमने आपके सामने पढ़ के सुनाया है प्रियम्बल। अगर आपको याद हो तो कोई लिख करके बताइए कि कौन किसको अर्पित कर रहा है, मैसेज करिए। नहीं तो मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए और बताइए कि संविधान को कौन किसको अर्पित कर रहा है। संविधान हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन सब शब्दों पर, प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, इन पर हम अलग से चर्चा करेंगे कल परसों किसी दिन। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की पराकाष्ठा है। तीनों मतलब इससे अच्छा संविधान बन ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। इवन अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर मेरा वश चले तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने संविधान का एक एनेक्चर मान लें, इतना अच्छा है। लेकिन बहुत लोग जो संविधान को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, वो इसको क्रिटिसाइज इस वजह से करते हैं कि उनको ज्ञान तो है नहीं, और जो लोगों की कमियां हैं उसको संविधान की कमियां बता देते हैं। इसी वजह से वो उनको संविधान बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, और कमियां हैं, लोगों में कमियां हैं, तो उन लोगों की कमियां को संविधान पर आरोपित कर देते हैं। तो राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हाँ, नागेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, राजीव आनंद जी ने भी लिखा है, हम भारत के लोग, बिल्कुल सही। तो संविधान हम भारत के लोगों ने लोगों को अर्पित किया, आत्मार्पित हुआ। हम भारत के लोगों ने, हम भारत के लोगों ने बनाया। कहाँ माध्यम क्या बनी? क्योंकि हम भारत के लोग उस समय मान लीजिए 50 करोड़ थे, तो एक साथ कहीं नहीं बैठ सकते थे। राय सबकी ली गई उस समय भी, लेकिन एक साथ बैठ करके तो नहीं
तय कर सकते थे। तो इसके लिए संविधान सभा बनी, जिसमें 300 के करीब चुने हुए लोग थे, 299 पूरे देश से, और 90 उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे, टुकड़े जो राजाओं के, उनके प्रतिनिधि थे। 389 लोगों की एक सभा थी जिसे संविधान सभा कहा गया। उस सभा ने बनाया हम भारत के लोगों की राय लेकर के, और उस सभा ने ही इसको, हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, हम भारत के लोगों ने अपने द्वारा बनाई गई चुनी हुई संविधान सभा में इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। तो हम भारत के लोगों ने बनाया, और आत्मा जो स्पेस है वो है संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। यह इस देश का दुर्भाग्य है, मैं बिल्कुल ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनको वह स्थान हमने नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। आइए हम लोग ये व्रत लें कि उनको वह स्थान हम दिलाएंगे। उनको एक तरह से भुलाने की कोशिश की गई, जबकि राजेंद्र बाबू, मैं तो कहता हूँ कि गांधी जी के बाद अगर कुछ सबसे टॉप लेवल पे 2-4 लोग कहे जाएं तो राजेंद्र बाबू का स्थान शीर्ष होगा। तो इसलिए हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे, और उनकी देखरेख में, उनके सभापतित्व में इतना सुंदर संविधान बनकर तैयार हुआ। और ये समय राजेंद्र बाबू ने जो शब्द कहे थे वो अद्भुत हैं। उससे अच्छे शब्द आज तक भारत के किसी लीडर ने कहीं नहीं कहा है। उसको तो रोज पढ़ना चाहिए बच्चों को, तो प्रार्थना में वो पढ़ाना चाहिए उसको। रोज जो सुबह जो प्रार्थना होती है बच्चों की, उसमें भारत के संविधान के प्रियम्बल को, उद्देशिका को और राजेंद्र बाबू के इन शब्दों को पढ़ाना चाहिए। इसको मैंने पिछले 3-4 दिनों में पढ़ा भी है एक बार, लेकिन छोटा सा है, उसको फिर दोहराता हूँ। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, संवेदनशील, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो वे संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने तभी कह दिया था, आगाह कर दिया था। आखिरकार एक मशीन, एक सिस्टम, एक किताब की तरह संविधान है। इसमें प्राणों का संचार उन लोगों द्वारा होता है जो इसे चलाते हैं, चुनकर आते हैं। भारत को इस समय, उन्होंने कहा था इस समय, लेकिन वो आज भी जारी है, आज भी वैसे ही लोग चाहिए। भारत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों तथा जो देश के हित को सर्वोपरि रखें, हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हम में सांप्रदायिक अंतर हैं, जातिगत अंतर हैं, भाषागत अंतर हैं, प्रांतीय अंतर हैं। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, विजनरी लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन बायसेस, पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। आखिरी लाइन बड़ी प्यारी है। हम केवल यही आशा कर सकते हैं, और ये उनकी अपने मत, प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा तो कह ही रहे हैं, अध्यक्ष संविधान सभा के रूप में तो कह ही रहे हैं, वह
संविधान सभा की जो 3 साल की बैठकें हुई, भयंकर मेहनत हुई, तपस्या हुई, उनमें जो आवाज़, जो उनके अंतरात्मा की आवाज़, जो उनके मन की आवाज़, उन तपस्वियों की 389 जो इस संविधान को बनाने में लगे थे, उनकी वो आवाज़ वो स्पष्ट कर रहे हैं इन आखिरी लाइनों में। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे प्रचुर संख्या में, भारी संख्या में आएंगे। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे। ये प्रोग्राम जो भी हो रहा है, ये इसी आशा के साथ है कि देश में प्रचुर लोग ऐसी भारी संख्या में आएंगे जो देश की सच्चे अर्थों में बागडोर संभालेंगे, जो चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील होंगे। अब आते हैं प्रभाकर जी के सवाल पर और फिर लक्ष्मी जी के सवाल पर। प्रभाकर जी का सवाल है, और इन दोनों सवालों के उत्तर के बाद चर्चा को आज विराम देंगे। 6:20 6:25 हो जाएगा और कल फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और उससे जुड़ी हुई तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी। आप अगर कुछ प्रश्न पूछेंगे अभी या बाद में भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो उनको भी कल के प्रश्नों में शामिल कर लेंगे। आप कोई और विषय सजेस्ट करेंगे जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। यह संवाद आप अपना समझिए, भले ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यह केवल न तो मेरा प्रोग्राम अकेले का है, यह आप सबका प्रोग्राम है, हम भारत के लोगों का प्रोग्राम है, और न इसमें मेरा ये कोई आरोपण है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ उसको आप अपने अनुभव की रोशनी में और जगह पे मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे कहें कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आपने ये कहा ये नहीं, ये होना चाहिए। जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी नहीं होगी। मेरी आंखों से मत देखिए, मैं तो केवल फैसिलिटेटर हूँ आपको उस दिशा में ले चलने की। और राजेंद्र बाबू उन लोगों ने जो कहा है और जो कल मैं देख रहा हूँ कि जो कल होने वाला है, पर आपको आगाह भर कर रहा हूँ। बाकी आपको अपनी आंखों से देखना है। इसको मैं बार बार कहता हूँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय तभी सार्थक है जब आप किसी दूसरे की आंख से मत देखिए, दूसरे की आंख से जान लीजिए, लेकिन फिर उसको अपने आंख और अपने ज्ञान और अपने अनुभव से परखिए और अपना और तरफ से भी वेरीफाई कर लीजिए। जब सत्य हर तरफ से आने लगे तब समझिए कि वो सत्य है। तो प्रभाकर जी का प्रश्न है, प्रभाकर जी सुन रहे हैं ना? प्रभाकर जी का प्रश्न है कि अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग अभी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो ज़्यादातर हार जाते हैं, जमानत भी जब्त हो जाती है। स्पष्ट है कि आज जब, जैसा मैंने पहले कल या परसों के बातचीत में कहा था कि 130 करोड़ लोग संविधान नहीं जानते हैं देश में अभी लोकतंत्र नहीं आया है, भीड़ तंत्र चल रहा है। हर नागरिक को संविधान पालन करना है और उसके आदर्शों का आदर करना है। जब लोग संविधान जानते ही नहीं, फिर वो नागरिक ही नहीं हुए, और नागरिक भीड़ हैं, इसलिए देश में भीड़ तंत्र चल रहा है। दूसरी बात, लोगों को ये पता ही नहीं है। आप ज़्यादातर लोगों से पूछिए कि देश का मालिक कौन है, तो पीएम सीएम डीएम बताते हैं। अगर देश का मालिक जनता है, उसे यह पता चल जाए तो फिर वो नौकर चुनेगी। लेकिन अगर उसे ये पता चले कि पीएम और सीएम मालिक है, और जो व्यवहार में है कि मालिकों का रास्ता रोक करके नौकरों को गुजारा जाता है, सेवकों को गुजारा जाता है, पब्लिक को 1-1 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, रास्ता रोक दिया जाता है क्योंकि पीएम साहब जा रहे हैं, सीएम साहब जा रहे हैं।
तो जनता का एहसास और पुख्ता हो जाता है कि हम मालिक नहीं हैं देश के मालिक ये हैं। तो जब जनता ये जान जाएगी कि हम मालिक हैं, तब वह सेवकों का चुनाव शुरू करेगी। अभी वह ये समझती है कि हम प्रजा हैं और हम राजा का चुनाव कर रहे हैं। तो जो अच्छे चरित्रवान लोग अपने सेवा के आधार पर आएंगे, तो सेवक जो सेवा कर रहा है उस क्षेत्र में, कायदे से उसे चुना जाना चाहिए। लेकिन उसे जनता इसलिए नहीं चुनती कि वह यह जानती ही नहीं कि हमें सेवक चुनना है, वह तो राजा चुनने के तलाश में है। और यह भ्रम आज़ादी के बाद से ही शुरू कर दिया गया। मैंने पहले भी ये बात कही है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में भी ये कहना ज़रूरी है कि ये भ्रम आज़ादी के बाद से ही शुरू कर दिया गया। आज़ादी के बाद ही देश को लोकतंत्र न कह करके प्रजातंत्र कहा गया। हमारे एक सीनियर आईएएस मित्र हैं, उन्होंने मुझे 15 मिनट तक बहस की कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र तो एक ही शब्द हैं, सिनोनिमस हैं। हमने कहा ये कैसे? प्रजातंत्र मतलब प्रजा से उपजा हुआ तंत्र, और लोकतंत्र मतलब लोक से, जनता से उपजा हुआ तंत्र। अगर जनता अपने को प्रजा समझेगी तो जो तंत्र बनेगा वो लोक प्रजातंत्र होगा। जनता को अपने को मालिक समझना है, तो प्रजा के तंत्र कह करके देश की जनता के साथ छल किया गया वहाँ आज़ादी के बाद से। अब लोकतंत्र ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, नहीं पहले प्रजातंत्र किया गया। तमाम सारी पार्टियां भी बनी प्रजा के नाम से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और ये वो। और कुछ नेताओं ने यह भी कह दिया कि अब राजा रानी की कोख से नहीं, बैलेट बॉक्सेस से निकलेंगे। इसका क्या मतलब है? कि राजा अभी भी पैदा होंगे, हम राजाओं को चुनने जा रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया कि हम राजा चुन रहे हैं, मालिक चुन रहे हैं, और हम नौकर हैं या प्रजा हैं। ये पूरी बात ही उलट दी गई। लोकतंत्र आया कहाँ? लोकतंत्र तो तब आएगा, लोकतंत्र को कौन लागू करेगा? जो मालिक है, मालिक जनता है। तो जनता को लोकतंत्र लागू करना है। अगर जनता संविधान नहीं जानती, वो नहीं जानती कि मालिक हम हैं, तो किसने लागू कर दिया संविधान? संविधान सभा ने ऑफिशियली 26 नवंबर 49 को संविधान सभा ने ऑफिशियली अधिनियमित कर दिया था। लेकिन इसे वास्तव में व्यवहारिक रूप से अधिनियमित करना है हम भारत के लोगों को। वह तब होगा जब 130 करोड़ लोग संविधान जान जाएंगे। और देख लीजिएगा अगले 4, 5, 10 साल में, जब तक ये तपस्या पूरी हुई, हम लोगों की भगीरथ तपस्या, 130 करोड़ लोग संविधान जान गए, फिर वो पूरा मामला उलट जाएगा। फिर हम राजा नहीं चुनेंगे, राजा नहीं तलाशेंगे, हम सेवक तलाशेंगे। जो सबसे ज़्यादा सेवा कर रहा होगा, और जैसा राजेंद्र बाबू ने चाहा था कि जो ईमानदार, चरित्रवान और संवेदनशील होगा, उसको चुनेंगे, उसको ढूंढेंगे और उसको चुनेंगे। आज जब हम राजा चुनते हैं तो राजा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 100 गाड़ियों के काफिले से आएगा, माला वाला पहने रहेगा और भौकाल बना करके रहेगा, कुछ ना कुछ बांटते लुटाते चलेगा। तो हम आज राजा तलाशते हैं और राजा चुनते हैं, क्योंकि मानसिकता अभी यह है कि हम प्रजा हैं। प्रभाकर जी, इसीलिए अच्छे चरित्रवान ईमानदार लोग अभी नहीं आ रहे हैं, और अगर आते हैं तो हार जाते हैं। उसका कारण यह है कि जनता अभी राजा चुनने की कोशिश करती है, जिसका बहुत बड़ा भौकाल हो, मीडिया में जो छाया हुआ हो, जो सेवा के माध्यम से शुद्ध सेवा कर रहा है, उसे नहीं चुनती। और विधानसभा और लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के क्षेत्र हैं वो बड़े होते हैं। उतने बड़े क्षेत्र में अपनी सेवा के आधार पर व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता जब तक कि जनता खुद निकल करके न ढूंढे। हम भारत के लोग खुद निकल करके अपने प्रतिनिधि की तलाश, अगर हमको कोर्ट में कोई मुकदमा होता है तो हम खुद अच्छे वकील ढूंढते हैं और उससे उम्मीद करते हैं हमारी ब्रीफ बोले। यहाँ तो हम ऐसे लोगों को चुनते हैं राजा की तलाश में
वोट दे देते हैं कि जो जब जाते हैं विधानसभा या लोकसभा में बैठते हैं तो हमसे कोई मतलब नहीं, किसी भी मुद्दे पर वोट देते समय या बहस करते समय जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको चुना है उनसे आकर नहीं पूछते कि हम तुम्हारी राय वहाँ क्या रखें। वो किसी और आका के गुलाम हो जाते हैं, किसी पार्टी के। तो ये तो डिक्टेटरशिप आ गई है। जनता की राय कहाँ रह गई, लोकतंत्र कहाँ रह गया। लोकतंत्र तभी आएगा जब जनता जानेगी कि हम मालिक हैं, ये हमको सेवक चुनना है, प्रतिनिधि चुनना है, तब ऐसे लोग जीतेंगे। उसके लिए 5-10 साल प्रभाकर जी आपके सवाल का हल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 5-10 साल बाद, 15 साल बाद जब 130 करोड़ लोग जान जाएंगे, उस भावभूमि पर आ जाएंगे कि हमें सेवा करने वाले सेवकों की ज़रूरत है जो हमारे लिए काम करें, तब वह होगा। लेकिन होगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। अब लक्ष्मी जी का सवाल है कि हिंदुस्तानी लोगों की मानसिकता हो गई है कि ये काम बच्चों को करना चाहिए, यह लोगों को करना चाहिए, मुझे नहीं। इस मानसिकता से कैसे निपटें? आपको ये सवाल मैंने सुबह प्रोग्राम के शुरू में भी लिख करके कहा था, और मतलब बताया था कि अगर आपके कोई मन में इसका उत्तर आए तो मुझे बताइए, ताकि मैं उसको भी शामिल करूं अपने उत्तर में। और अन्यथा मैंने जो इस पे सोचा है वो मैं आपको बता करके आज अपनी बात और आज की यह चर्चा को विराम दूंगा कि हम काम ना करें, दूसरे पे टाल दें, यह गुलामी की मानसिकता है। जिम्मेदारी तब आएगी जब हम अपने को महत्वपूर्ण मानेंगे, गरिमामय मानेंगे, मालिक मानेंगे। जब हम मालिक मानेंगे तो अगर आप मालिक हैं और कोई काम नहीं ठीक से कर रहा है तो आप उसकी जगह पे भी जाके काम कर डालेंगे, तब जिम्मेदारी आएगी। अभी हम में वो जिम्मेदारी की कमी है। और संविधान की वो बात जब आपके दिमाग में भर जाएगी कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर चलना है, चाहे सीखने में चाहे एक्शन में, तो चाहे हम आध्यात्मिक रूप में गायत्री मंत्र का वो ध्यान रखें कि हमें अपनी शक्तियों और बुद्धियों को शुभ कार्यों के लिए लगाना है, निरर्थक निकम्मा बैठे नहीं रहना है। अपनी शक्तियों को और बुद्धियों को शुभ कार्यों में लगाना है, चाहे वो लें चाहे संविधान से लें। ये चीज़ें संस्कार में आनी हैं और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में भी जरूरी परिवर्तन होने चाहिए, जो मैंने अपने तख्ती अक्षर में बड़े विस्तृत रूप में लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे बचपन से ही वो संस्कार देने हैं। बच्चे हमेशा मेहनत करते रहते हैं। बच्चों का क्योंकि वो इंटरनल जो डिविनिटी है बच्चों में, वह उनको लगातार मेहनत कराती रहती है। हम रोकें कि बैठ जाओ तब भी नहीं बैठेंगे, वो खुद हर काम जा के करने की कोशिश करेंगे। बाद में हम उनको रोकते हैं ना, ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, आपके सवाल का जवाब तो कोरोना ने दे दिया है कि सब लोग अब अपना अपना काम खुद कर रहे हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब भारत का संविधान भी देता है, अगर हम उसे पढ़ें वहाँ से भी आएगा। आपके सवाल का जवाब गायत्री मंत्र भी देता है, अगर वहाँ से पढ़ें तो वहाँ से आएगा। और आपका सवाल आजकल जो कोरोना काल है, वहाँ ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने काम, ज़्यादातर काम खुद करने शुरू कर दिए हैं। ये नहीं चलता कि तुम करो, खुद करना है, तो ये इसने भी दिया है। गायत्री मंत्र और संविधान दोनों कर्मठता का मंत्र है, अकर्मण्यता का नहीं। और खुद अपना काम करने के लिए दूसरों से टालने की जगह पे, इसके लिए जरूरी है आंखें खुली हों। आंखें अगर हम बंद करते हैं, चाहे ध्यान करने के लिए या अदरवाइज, तो हम अकर्मण्य हो जाते हैं। आंखें बंद करना बड़ा खतरनाक है। आंखें बंद अगर हम करें तो फिर सारा काम दूसरों से कराने का ही मन करता है।
और अगर आंखें बंद कर लिया और आंख पे पट्टी बांध ली तो आपके काम करने का फायदा भी क्या है। आंखें अगर आपने बंद कर ली या आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू कर दिया तो एक सबसे ज़्यादा गड़बड़ी क्या होती जानते हैं? पहले या दूसरे दिन मैंने जो किस्सा सुनाया था वो आपके इस प्रश्न के उत्तर के रूप में भी है, उसको भी जानना जरूरी है। अगर आपने नहीं सुना हो या तमाम सारे इतने मित्र हैं जो सुन रहे हैं, आंखें अगर आपने बंद की ध्यान में तो आपका इच्छा यही होती है कि सारा काम अब सब देवता लोग कर दें, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यही भाव रहता है, हे भगवान तुम ये कर दो, हे भगवान तुम मुझे पास करा दो, हे भगवान तुम मुझे नंबर दिला दो, हे भगवान नौकरी दे दो। हम मेहनत करें ये कोई नहीं मांगता भगवान से। तो जब आपने आंख बंद किया और ध्यान लगाया तो अकर्मण्यता की शुरुआत हो जाती है। अब जो कहानी उस दिन, सच्चा किस्सा, कहानी गलत में कह गया, जो लखनऊ हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के जून महीने में पर्यावरण दिवस पर मुख्य अतिथि और संविधान और पर्यावरण पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, तो जो मैंने कहा था वही संक्षेप में 2 लाइन में बता करके हमारे ख्याल से आपके प्रश्न का समुचित उत्तर हो जाएगा। लेकिन और मित्र लोग भी अगर कुछ उत्तर देंगे तो कल मैं उसे भी शामिल करूँगा। वहाँ पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी थे, उन्होंने मेरे परिचय देने के बाद ढेरों श्लोक सुनाए कि हमारा पर्यावरण तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। हम इतने पर्यावरण के कॉन्शियस रहे हैं कि हमने नदी के लिए यह देवता अपॉइंट कर दिया, वो जो नदी की रक्षा करेंगे, बरगद के लिए ये, पीपल के लिए ये, हवा के लिए ये और पानी के लिए ये। उन्होंने 50 देवता का श्लोक सहित सुनाया कि ये हमने देवता बना दिए हैं, इसलिए हम हमेशा सुरक्षित हैं। मैंने अपने व्याख्यान में यही कहा कि गड़बड़ी यही हो गई कि हमने काम करना बंद कर दिया और हमने देवताओं को सब जिम्मेदारी दे दी कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हम केवल तुम्हारी प्रार्थना करेंगे, तुम ये करो। हमारी प्रार्थना से जैसे वो सब करने लगेंगे। केवल हम प्रार्थना करेंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। आधे घंटे प्रार्थना करेंगे। उन आधे घंटे में अगर हमने पेड़ों को पानी दिया होता, नदी को साफ करने के लिए कोशिश किया होता, तो दरवाज़ा बंद करके, तो अगर हमने मेहनत किया होता तो हमारी नदियाँ आज, उनको रोना नहीं आता मई जून में गंगा जमुना को देख करके। दुनिया में सबसे खराब हवा, टॉप मोस्ट जो 10 अगर सिटीज़ हैं तो उसमें 8-9 हिंदुस्तान के रहते हैं, क्योंकि हमारे देवता, हमने तो काम करना बंद कर दिया, उनको नियुक्त कर दिया। हमने देवता बना बना करके ये मान लिया कि वो हमारे नौकरों की तरह हैं, सेवकों की तरह हैं और वह सारा काम करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम का आवाहन करेंगे। अरे हमको करना पड़ेगा, सब कुछ हमको करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ये मानसिकता तभी बदलेगी जब हम में जिम्मेदारी की भावना आएगी या ऐसा संकट आ जाएगा। अगर हवा इतनी ही इसी रफ्तार से खराब होती रही हिंदुस्तान की, तो 4-6-10 साल में हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग कोरोना से आज जितना बीमार हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हवा से बीमार होंगे। जब उस स्थिति तक बदल जाएगा तब चेतेंगे, तब काम शुरू करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इसी तरह से हमको अलग अलग देवता नियुक्त करके और उनसे सेवकों की तरह एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना कि वो सारा कुछ ठीक कर देंगे, ये हमारी गलतफहमी है। अगर हमने कुछ सेवक नियुक्त किया और वो काम नहीं हो रहा है तो हम उन सेवकों को हटा देते हैं। तो अगर हमने इतने देवता बनाए और फिर भी हमारा पर्यावरण इतना गड़बड़ हो रहा है, प्रकृति इतनी खराब हो रही है, तो फिर या तो उन देवताओं को हटा के हम खुद करना शुरू करें या नया देवता तलाशें। हमको खुद करना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यह अगर इस तरह के लोगों की मानसिकता धीरे धीरे बदलती रही तो या तो उससे हो जाएगा और या भयानक संकट आएगा, तब हमारी आंखें खुलेंगी। लेकिन होगा, ये भी होगा और ये भी लोकतंत्र के इवोल्यूशन के प्रोसेस में होगा। इसी के साथ मैं आपको आप सबसे विदा लेता हूँ।
भाई विवेकानंद जी का मैसेज आ रहा है, एक्सट्रीमली एनलाइटिंग सेशन। धन्यवाद विवेक जी, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर स्पष्ट किया, सहमत विश्वमित्र जी कह रहे हैं। गजनफर अली खान जी भी देख रहे हैं, सुप्रकाश लहरी जी भी देख रहे हैं, वीरेंद्र कुमार जी भी देख रहे हैं। तो इतने सारे लोग, आज तो बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने उसमें अपना इनपुट भी दिया। विश्वमित्र जी ने अभी अभी लिखा है, संविधान कथा आपके द्वारा दिया गया शीर्षक जनमानस ये तो काफ़ी चित्ताकर्षक है, शब्द चयन प्रशंसनीय। तो आप सब लोगों को, आप सबकी सहभागिता के लिए, अपने विचार देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। आप सबके साथ रहने का और आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, अगर समय में कोई परिवर्तन चाहते हों तो उसको भी बताइएगा, लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय धरती माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी ने कहा,